ओके, सो आज के इस सेशन से अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जावा के फ्रेमवर्क्स के बारे में। जावा फ्रेमवर्क्स, कौन कौन से फ्रेमवर्क्स जावा के अंदर होते हैं, पहले इसके बारे में हम जानते हैं, राइट। ठीक है, देखिए, जब आप कलेक्शन पढ़ना स्टार्ट करते हो तो लगभग फ्रेमवर्क्स का क्या मतलब होता है हम वहीं पे आपको बताना शुरू कर देते हैं, है ना, कि ये भाई फ्रेमवर्क होता है। कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ते उसी टाइम पे ही। और फ्रेमवर्क कोई भी होता है उसका अपना एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, एक स्पेसिफिक रीज़न होता है, वो किस लिए बनाया गया है, किस पर्पस के लिए बनाया गया है, क्या उससे हम काम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ये सारा चीज़ आप जानते होंगे। सो आप मुझे बताइए कि अगर आपने सुना होगा बहुत सारे जावा में फ्रेमवर्क्स होते हैं, जैसे इस पे मतलब जो जिनको एक्चुअल में फ्रेमवर्क हम बोलते हैं भाई वो अलग ही, जैसे स्प्रिंग एक फ्रेमवर्क होता है, हाइबरनेट फ्रेमवर्क होता है, स्टर्ट्स फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। तो ये सब फ्रेमवर्क आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा डिमांडिंग वाला फ्रेमवर्क्स है, राइट। स्टर्ट्स हो गया, हाइबरनेट हो गया, स्प्रिंग हो गया, प्ले फ्रेमवर्क भी हमारे पास यहाँ एक होता है ना, प्ले फ्रेमवर्क, ठीक है। और बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं मार्केट के अंदर, बट ये कॉमनली यूज, जैसे J2EE को भी अपने आप में एक फ्रेमवर्क बोला जाता है, कलेक्शन भी एक फ्रेमवर्क ही है ना, बट ये थोड़ा सा मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं। तो आप लोग मुझे बताइए, फ्रेमवर्क जब मैंने आपको कलेक्शन पढ़ाना स्टार्ट किया था उस टाइम में बताया भी था कि भाई फ्रेमवर्क का क्या मतलब होता है। तो कोई बताए मुझे फ्रेमवर्क का क्या मतलब है, और फ्रेमवर्क की सर क्या ज़रूरत है। फ्रेमवर्क हाँ हाँ। सर क्या होता है सर, सेट ऑफ एपीआई होता है सर। इसमें सर इंटरफेस, एप्लीकेशन, क्लासेस, पैकेजेस और सर कोड को इजी करने के लिए सर बनाया जाता है फ्रेमवर्क। सर जैसे कि सर जावा स्क्रिप्ट है, ठीक है सर, उसके जो फ्रेमवर्क है एंगुलर जेएस हो गया हम्म। सर, मतलब सर कोड को मतलब इजी करने के लिए थोड़ी डेवलपमेंट को मतलब। आसान बनाने के लिए करे जाते हैं। यस सर। शायद दुनिया में कोई भी फ्रेमवर्क हो वो डेवलपमेंट को आसान बना देता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को सिंप्लीफाई कर देता है। आपकी किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को आसान बना देता है, सिंप्लीफाई कर देता है कोई भी फ्रेमवर्क। ओके, और डेफिनेशन क्या बोलते हैं फ्रेमवर्क की, व्हाट इज फ्रेमवर्क, अमित, क्या होता है फ्रेमवर्क। सर ये मतलब हमारे काम को सिंप्लीफाई करता है सर। जैसे हमें कोई क्लास हमारे पास बनी बनाई होती है और हम क्लास को यूज कर लेते हैं डायरेक्ट। क्लासेस इंटरफेसेस बने बनाए होते हैं, उसको हम यस सर। डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। यस सर। डेफिनेशन क्या होगा फ्रेमवर्क का, मतलब किस हिसाब से बोलोगे, इसे फ्रेमवर्क क्यों बोला सर जाता है। हाँ। सर it is a collection of the interfaces and classes and simplify the our work implementation. फ्रेमवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ एपीआईज होता है। फ्रेमवर्क जो होता है वो कलेक्शन ऑफ एपीआईज होता है, समझ रहे हो। Yes sir. फ्रेमवर्क को हम कलेक्शन ऑफ एपीआईज बोलते हैं, एपीआई का कॉम्बिनेशंस कहलाता है फ्रेमवर्क, सेट ऑफ एपीआईज या प्री डिफाइंड। मतलब अगर एपीआईज की डेफिनेशन बोलोगे तो कलेक्शन ऑफ क्लास, इंटरफेस और पैकेज बोला जाता है, और फ्रेमवर्क की डेफिनेशन बोलोगे तो कलेक्शन ऑफ एपीआई बोला जाता है। अब फ्रेमवर्क कलेक्शन ऑफ एपीआई है जो बने बनाए एल्गोरिदम्स पे काम करते हैं, और बने बनाए लॉजिक्स वहाँ पे होते हैं जिसको हमें डायरेक्टली प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करना होता है। और हर फ्रेमवर्क का अपना एक स्पेसिफिक एरिया होता है, अपना एक स्पेसिफिक डोमेन होता है जिसके लिए वो बनाया गया होता है। तो फ्रेमवर्क आर द सेट ऑफ इनबिल्ट लाइब्रेरीज और प्री डिफाइंड फंक्शनलिटी इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एपीआई इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ क्लासेज, इंटरफेसेस एंड पैकेजेस। सो फ्रेमवर्क इज अ सेट ऑफ एपीआईज, यानी कि जो स्प्रिंग है, हाइबरनेट है, स्टर्ट्स है, ये सब फ्रेमवर्क है। इसके अंदर क्या नया चीज़ होगा, ये सेट ऑफ एपीआईज ही होंगी।
और कुछ ऐसा नया चीज़ नहीं होगा। सेट ऑफ एपीआईज इनबिल्ट लाइब्रेरीज इसके अंदर पड़ी होंगी। ठीक है। सो तो ऐसा कौन सा काम है जो हम फ्रेमवर्क, मतलब हम फ्रेमवर्क में करेंगे? भाई फ्रेमवर्क में ही क्यों काम करेंगे हम? क्वेश्चन ये आ रहा है ना कि हम ऐसा कौन सा काम है जो जिसके लिए हम फ्रेमवर्क प्रेफर करेंगे, और क्या काम हम अब तक के जो हम प्रोजेक्ट्स बनाते थे वो नहीं हो पा रहा था, क्यों हम फ्रेमवर्क प्रेफर करेंगे? अच्छा चलिए मैं एक चीज़ बता दूं आपको, थोड़ा अल्टरनेशन की बात बता दूं। देखिए जो हाइबरनेट फ्रेमवर्क है इसका जो पर्पज़ है वो है डेटाबेस का काम। तो जो जेडीबीसी में आप काम करते थे वो हाइबरनेट में कर सकते हो। तो जब जेडीबीसी में वो काम होता ही था तो हाइबरनेट क्यों पढ़ने जाएं? क्वेश्चन ये आ जाता है। स्प्रिंग तो भाई कई फ्रेमवर्क का कॉम्बिनेशन है, जो मतलब समझ लो कि इससे आप हाइबरनेट वाला भी काम कर सकते हो, है ना। इसके पास अपना खुद का जो जेडीबीसी टेम्पलेट है उसके माध्यम से आप हाइबरनेट का भी काम कर सकते हो, जेडीबीसी का भी काम कर सकते हो, कोर जावा के भी सारे काम कर सकते हो, और वेब डेवलपमेंट को और आसान भी बना सकते हो। तो स्प्रिंग तो भाई बहुत सारे फ्रेमवर्क का एक सिंगल फ्रेमवर्क है, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर वेब डेवलपमेंट की बात करें तो जो एमवीसी हम स्टर्ट से करते थे वो एमवीसी हम स्प्रिंग से कर सकते हैं, और जो हम स्टर्ट स्प्रिंग दोनों से करते थे ये हम एमवीसी जेएसपी में भी बना सकते हैं। आप अपने जेएसपी में एमवीसी, आपने जो मॉडल बनाया, आपने जो डाओ बनाया, डीटीओ बनाया, वो सब जो है एक एमवीसी का ही रूप था। वो पूरा एमवीसी ही था एक तरह से, समझ रहे हो भाई। आप एचटीएमएल पेज से रिक्वेस्ट भेजते थे जेएसपी पे, जेएसपी से गई रिक्वेस्ट किसी बीन में, बीन से गई डाओ के पास, या बीच में कोई फिल्टर बना दो या कोई सर्वलेट बना दो, ऐसा भी कर सकते हो। वो पूरा एमवीसी ही होता था। तो फिर क्वेश्चन है कि क्यों पढ़े हम? इस फ्रेमवर्क के बारे में तो ज़्यादा मुझे पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। बहुत दुनिया में फ्रेमवर्क्स हैं और जावा से ही रिलेटेड फ्रेमवर्क है। आप गूगल पे टाइप करोगे जावा फ्रेमवर्क्स तो आपके जावा के रिलेटेड बहुत सारे फ्रेमवर्क्स मिलेंगे। तो जर्सी भी होता है वो वाला फ्रेमवर्क? हाँ, जर्सी भी फ्रेमवर्क ही है, जावा फ्रेमवर्क्स, ठीक है। जर्सी भी एक फ्रेमवर्क है, वो सर्विसेज एपीआईज बनाने के लिए यूज होती है, ठीक है। ये देखिए बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं। लिस्ट ऑफ जावा फ्रेमवर्क, 10 पॉपुलर फ्रेमवर्क्स, फ्रेमवर्क बहुत सारे हैं। ये देखिए स्प्रिंग फ्रेमवर्क नंबर 1 पे है, फिर हाइबरनेट फ्रेमवर्क दूसरे नंबर पे हो गया, देखो स्टार्ट फ्रेमवर्क तीसरे नंबर पे हो गया, ठीक है ना। GWT गूगल वेब टूलकिट इज ऑल्सो अ फ्रेमवर्क, ठीक है। JSF ये भी फ्रेमवर्क है, इसको हम जावा सर्वर फेसेस बोलते हैं। JSF फ्रेमवर्क और वेलोसिटी फ्रेमवर्क, एक्सवर्क सर फ्रेमवर्क। स्क्रीन, हाँ जी, स्क्रीन नहीं दिख रही है सर, स्क्रीन नहीं दिख रही है। मैं स्क्रीन दोबारा शेयर कर देता हूँ, सबको नहीं दिख रही थी? सर मौसम दिख रही है मुझे तो। से दिख रही थी। बढ़िया वाली दिख रही है, बढ़िया वाली। ये देखिए JSF भी एक फ्रेमवर्क है, ठीक। अब नीचे आ जाइए, वेलोसिटी भी फ्रेमवर्क मिलेगा। ग्रिल्स इज अ डायनेमिक फ्रेमवर्क, ये भी है। ये गुरुबी JVM प्रोग्रामिंग पे ऊपर डेवलप्ड है, बेस्ड है, ठीक है। बाकी देखो दुनिया जाने में बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, ये सब फ्रेमवर्क है। देखो ये प्ले फ्रेमवर्क की बात कर रहा था मैं, ये प्ले फ्रेमवर्क, रिएक्टिव वेब एंड मोबाइल फ्रेमवर्क, स्केलेबल होता है। तो मतलब जावा से रिलेटेड फ्रेमवर्क मार्केट में बहुत सारे हैं, लेकिन वेब डेवलपमेंट के सिनेरियो की बात करोगे तो लोगों को बस क्या पता है, स्प्रिंग हाइबरनेट या स्टड्स पता है।
ये सब फ्रेमवर्क की लिस्ट है. देयर आर पॉपुलर फ्रेमवर्क. ओके, ऑब्जेक्ट, JSF, ये एंगुलर रिएक्ट से रिलेटेड है. माई बेटीज भी एक फ्रेमवर्क है. ये आप जो हाइबरनेट से काम करते हो ना, वो सेम काम माई बेटीज से कर सकते हो. आई बेटीज भी होता है, आई बेटीज भी होता है, और टॉप लिंक होता है, JPA होता है ना. ये सब फ्रेमवर्क्स हैं. JPA तो खैर एक स्पेसिफिकेशन. स्पार्क फ्रेमवर्क होता है, माइक्रो फ्रेमवर्क फॉर वेब ऐप, एंड रेस्ट APIs. रेस्ट APIs और माइक्रो फ्रेमवर्क्स को बनाने के लिए स्पार्क मैंने सुना हुआ है. हमारा कोई दोस्त है वो उस पर काम करता है, बताता है स्पार्क पे काम करता हूँ, स्काला पे काम करता हूँ. स्काला एक अलग ही लैंग्वेज है, जावा से ही मिलता जुलता है. जावा और स्काला में मतलब कह सकते हो इंटर कम्युनिकेशन होता है, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं. स्प्रिंग फ्रेमवर्क तो आप जानते ही हो, इंटरप्राइज. पता है स्प्रिंग फ्रेमवर्क इन सब में थोड़ा इसलिए ज़्यादा वैल्यूएबल बन जाता है क्योंकि यार ये कई फ्रेमवर्क का एक कॉम्बिनेशन है. बाकी सारे फ्रेमवर्क लिमिटेड हैं. चलो स्टड्स का एक ही पर्पज़ है, MVC, बस ख़त्म. ठीक है. या मान लो कोई और फ्रेमवर्क है तो उसका अपना एक पर्पज़ होता है. बट स्प्रिंग जो ज़्यादातर मार्केट में इसलिए यूज़ होती है क्योंकि कई फ्रेमवर्क का एक कॉम्बिनेशन है. ठीक है. तो अपाचे का वेब किट है, वॉटेवर. यार फ्रेमवर्क मार्केट में बहुत सारे फ्रेमवर्क. और आपको क्या लगता है कि आप ये जावा में स्प्रिंग हाइबरनेट सीख लोगे और कंपनी में जाओगे तो आपको इसी पे काम मिल जाएगा? मे भी छोटी मोटी कंपनियां काम करती हैं, मिडिल लेवल पे भी कंपनियां काम करती हैं, बट आपको पता है क्या पढ़ना चाहिए? आप फ्रेमवर्क के पीछे परेशान रहते हो, आपको अपने कोर कंसेप्ट क्लियर करने चाहिए, आपको अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने चाहिए, आपको जावा बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए, आपको ऊप्स आना चाहिए अच्छे से, आपको ऊप्स के सारे कंसेप्ट बिल्कुल एकदम कंठस्थ होनी चाहिए, कलेक्शन फ्रेमवर्क आना चाहिए, मल्टी थ्रेडिंग आनी चाहिए. ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग, कलेक्शन फ्रेमवर्क, स्ट्रिंग हैंडलिंग, है ना, और एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. वेब से रिलेटेड टर्मोलॉजी, सर्वर JSP जो आपने पढ़ लिया, उसका यूज़ तो होने वाला नहीं है, बट हाँ वो आपके लिए बहुत काम में आएगा. यूज़ मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई कंपनियां यूज़ नहीं करती. पुराने प्रोजेक्ट्स बहुत से ऐसे पड़े हुए हैं जो उस पर काम करते हैं. बहुत सारे पुराने प्रोजेक्ट तो AWT और स्विंग पे भी काम करते हैं. लेकिन आपने इस तरह से काम कर लिया, उसके बाद अब आप फ्रेमवर्क पढ़ने जा रहे हो. ठीक है, आप फ्रेमवर्क पढ़ लो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है. बट हाँ, एक फ्रेमवर्क अगर आपने पढ़ लिया तो फिर कोई भी फ्रेमवर्क पढ़ने जाओगे तो आपको देखो, फ्रेमवर्क पढ़ना न पढ़ना, ये इसको एक बार समझना बस कठिन होता है, एक बार समझना कठिन होता है. एक बार फ्रेमवर्क को सेटअप करने आ गया, फ्रेमवर्क को अपने माइंड में सेट कर लिया कि जी ये होता है, ये होता है, ये होता है, ऐसे ऐसे प्रोग्राम बनता है. फिर उसके बाद उस फ्रेमवर्क पे आपको दौड़ना खुद ही है, काम आपको खुद ही करना है ना भाई. मैं आपको कहूँ कि मैं आपको स्प्रिंग फ्रेमवर्क पढ़ा दिया, अब आप गए, अचानक आपको किसी कंपनी में काम मिल गया, आज इंटरव्यू हुआ, उसने कहा मुझे प्रे फ्रेमवर्क पे काम कराना है, अब क्या करोगे आप? यार मैं बताऊं, मैं तो कभी जावा से, अभी मैं जो प्रोफाइल में हूँ आप सबको पता ही है कि मैं QA प्रोफाइल में हूँ, है ना, डेवऑप्स में हूँ, स्पेशली डेवऑप्स में हूँ. तो मुझे तो भाई कभी भी जावा से ही रिलेटेड मैंने काम किया है, जावा पे ही मैंने वर्क किया है. तो जावा पे जब मैंने अपना इंटरव्यू दिया तो मेरे जावा पे अच्छा इंटरव्यू गया, तो उसके बेसिस पे जावा से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हमारे ऑटोमेशन फ्रेमवर्क्स में यूज़ होती है. सेलेनियम होता है ना, आपका APM होता है, ये सब टेक्नोलॉजीज होती हैं. वो जावा जिसको आता है वो इजीली सीख सकता है. ठीक है, मेरा इंटरव्यू उसमें हुआ और क्या पता चला मुझे काम उसमें करना है, तो मैंने एक चैलेंजिंग लिया कि भाई चलो ठीक है इस पर भी काम कर लेते हैं जी. मैंने काम कर लिया. फिर मैं नई कंपनी में आया, वहाँ पे फिर मुझे नई टेक्नोलॉजी मिल गई. इंटरव्यू सब हुआ जावा पे, सारा चीज़ हुआ जावा पे. अच्छा जी आपको ये आता है, जावा आता है, ये आता है, ये आता है, ठीक है सब कुछ हुआ, लेकिन काम मिल गया मुझे किसी और चीज़ पे. मुझे नए टेस्टिंग टूल पे मिल गया काम, मुझे डेवऑप्स का काम मिल गया, मुझे अब जेनकिंस को देखना है, मुझे डेवऑप्स रिलेटेड चीज़ें देखना है, मुझे लिनक्स पे काम करना होता है, लिनक्स स्क्रिप्टिंग करनी होती है. मतलब काम ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे होगे कि यार ये मैं पढ़ लिया तो जी इसी पे एकदम काम मिलने वाला है और बिल्कुल एकदम फोकस कर लो. आपको किसी चीज़ के जनरलाइज्ड रूप को पढ़ना चाहिए. अच्छा इस तरह से होता होगा,
तो यार ये वाला फ्रेमवर्क भी ऐसे ही होता होगा, ऐसे इस पे भी काम होता होगा। स्प्रिंग फ्रेमवर्क पढ़ लिया, हाइबरनेट पढ़ लिया जी, हाइबरनेट पढ़ लिया, आप किसी और फ्रेमवर्क को पढ़ने जाएंगे तो उसको पढ़ने के लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके बेसिक फंडे क्लियर करिए। अब मुझे अब कुछ भी पढ़ने को अगर मिल जाए तो मैं 2-4 दिन 8 दिन अपना देखूंगा, उसके बाद उस पर खुद काम कर सकता हूँ। तो आपको भी ऐसे करना, अपने आप को इस तरह से बनाना, इस तरह से ढालना है। तो फ्रेमवर्क जावा में बहुत सारे हैं, और फ्रेमवर्क्स का मतलब होता है कि भाई बने बनाए कुछ फिक्स पैटर्न्स, फिक्स तरीके, फिक्स स्टैंडर्ड, फिक्स एल्गोरिदम्स, फिक्स एपीआईज, क्लासेस, इंटरफेसेस, पैकेजेस, जिनको यूज करके सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट को आसान बनाना है। और फ्रेमवर्क को बनाने के फ़ायदे क्या हैं, एक सिंगल वर्ड में बताता हूँ, मेंटेनेंस ईजी कर देना प्रोजेक्ट का। आज जो भी फ्रेमवर्क मार्केट में चल रहा है, उन फ्रेमवर्क्स का यही पर्पज़ होता है। और लोग बाग परेशान क्यों होते हैं कि भैया ये फ्रेमवर्क जी, वो फ्रेमवर्क जी, ये फ्रेमवर्क बना लो, इस फ्रेमवर्क में काम करा लो। क्यों? बड़ा अच्छा लगता है नई नई चीज़ों में काम करना, कुछ फीचर्स ज़्यादा मिल जाते हैं। जो काम पहले आप सर्वर जेएसपी में 10 लाइन में कर रहे थे कोड, वो फ्रेमवर्क्स में 2 लाइन में कोड हो जाता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। तीसरा चीज़, सबसे बड़ा चीज़ होता है, प्रोजेक्ट को मेंटेन करना इजी हो जाता है। आज आप फ्रेमवर्क का यूज करके काम कर रहे हो, कल को बिना फ्रेमवर्क से कर रहे हो। तो फ्रेमवर्क्स का यूज करके कर रहे हो तो कोई भी चीज़, नया मेंटेनेंस आया, नया कोड में चेंजेस आएंगे, तो फ्रेमवर्क में आपको वो काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और बिना फ्रेमवर्क से करोगे वही काम थोड़ा ज़्यादा लगेगा टाइम। यही डिफरेंस है। एक तरह से प्रोजेक्ट को लूजली कपल्ड बना देते हैं। अब जैसे जेडीबीसी का ही देख लो, आप जेडीबीसी की बात कर लो। जेडीबीसी से आप डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हो, माईएसक्यूएल से कनेक्टिविटी कर दिया, माईएसक्यूएल का ड्राइवर यूज कर लिया, माईएसक्यूएल का कनेक्शन प्रोवाइडर यूज कर लिया, जो भी डेटाबेस कनेक्शन बना के एसक्यूएल क्वेरीज लिख के डेटाबेस में डेटा स्टोर कर रहे हो, फैच कर रहे हो, काम करना शुरू कर देते हो। उसी का अल्टरनेट है हाइबरनेट, जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो फिर क्यों भाई, जब जेडीबीसी था तो हाइबरनेट क्यों? यहाँ से शुरू करेंगे। बाकी जब हाइबरनेट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम हाइबरनेट के बाद हम स्प्रिंग पे मूव कर जाएंगे और फिर आगे चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो बताइए भाई, क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? फ्रेमवर्क का कंसेप्ट समझ में आ गया ना? फ्रेमवर्क की फिर मुझे थियोरेटिकली डेफिनेशन उतने ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। फ्रेमवर्क्स आर द सेट ऑफ एपीआईज या सेट ऑफ प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज, प्री डिफाइंड फंक्शनलिटी और सेट ऑफ इनबिल्ट लाइब्रेरीज, जिसके अंदर पड़ा होता है, जिससे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आसान हो जाता है। वही फ्रेमवर्क का काम होता है। किसी ने हाइबरनेट फ्रेमवर्क के बारे में कभी सुना हो, कभी पढ़ा हो? नहीं सुना है? हाइबरनेट मीनिंग का मतलब सुना हो? चलो बाकी फ्रेमवर्क हटा दो, ओनली हाइबरनेट। अभी हाइबरनेट पे ही फोकस करते हैं। आसान फ्रेमवर्क है, इसलिए मैंने इसे सबसे पहले उठाया। और इसका एक ही एरिया है, वो है डेटाबेस एरिया, इसलिए इसको थोड़ा जल्दी मैंने पिक कर लिया और इसी पे मतलब आपको पढ़ाना शुरू कर दिया मैंने। हाइबरनेट का अपना एक एरिया है, फिक्स एरिया है। क्या एरिया है? डेटाबेस का एरिया है, जेडीबीसी का एरिया है। जेडीबीसी से जो काम करते हैं वो काम हाइबरनेट से कर सकते हैं। कभी सुना है हाइबरनेट का मतलब किसी ने? सर सुना तो नहीं है। नहीं सुना है? सर आपको मुझे सुना रहा था अभी। अमित, नहीं सुना है? क्या बात कर रहे हो? हाइबरनेट का मतलब नहीं सुना है? हाइबरनेट सर, ये ओआरएम सर मतलब ये देखो, ये देखो, ये देखो, यहाँ से देखो, ये दिख रहा है, ये लैपटॉप पावर पे क्लिक करा, ये देखो हाइबरनेट। नहीं देखा कभी आपने? यहाँ पे नहीं देखा आपने कभी हाइबरनेट? सर ये तो सर मैंने सर देखा ना कभी, सर मैंने अपने लैपटॉप में। हाँ सर, यहाँ पे देखा है सर। खाना खाने में दिमाग लगाओ, ये खाली खाना मिल जाएगा ना सर, ध्यान ना दे सर मैं। हैं? खाना खाने में दिमाग लगाओगे, उस पर ध्यान नहीं लगाओगे। लैपटॉप में भी होता है हाइबरनेट, और वो हाइबरनेट का मतलब, इस हाइबरनेट का मतलब एक ही होता है। यहाँ पे जो हाइबरनेट फ्रेमवर्क है वहीं से लिया गया है। लैपटॉप के अंदर ऑप्शन होता है,
समझ रहे हो? उस हाइबरनेट का मीनिंग और इस हाइबरनेट की मीनिंग बिल्कुल एक ही है। तो मुझे लैपटॉप में बताओ हाइबरनेट का क्या मतलब होता है। एक स्लीप मोड होता है, हाइबरनेट मोड होता है, शट डाउन कर देते हैं जी। क्या होता है डिफरेंस, पता है आप लोगों को? नहीं सर। सर स्टेट को मैनेज करता है ये। जैसे कि हमने ना काम ओपन कर रखा है सिस्टम में और हमने सिस्टम एकदम से बंद कर दिया, हम्म तो जब उसको ओपन करेंगे ना तो ऐसा कैसे ही रहेगा। सर मेरे बना सर हाइबरनेट। स्लिप का भी ऑप्शन होता है, स्लिप कर देते हैं। तो स्लिप और हाइबरनेट में क्या डिफरेंस होता है? ये नहीं पता है सर। ये नहीं पता है। तो मेरी में भी नहीं आ रहा है ये वाला हाइबरनेट का ऑप्शन। सर ना ही सर मेरे में है ऑप्शन। आता है यार ऑप्शन, पहले भी आते थे, विंडोज 7 से शायद आते हैं। सर नहीं आ रहा। पूरा पैसा नहीं दिया होगा ना लैपटॉप जब खरीदा था। सही सर, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हो। बोल दिया है कि भाई यहीं पे हैं, इसी गोड़ी गांव के हैं। जानता है कि नहीं जानता है? हाँ, हड़का सर दिया सर होगा। डुप्लीकेट विंडो है सर मेरे। इतने ले जाओ। मैं कहा यार छोड़ पर चल मैं दे रहा हूँ, छोड़ जो मैं करवाया मैंने दे दी रुपये से ले रख ले। सही है, सही है। देखो, अगर मान लो कि मैं अपने इस सिस्टम को चला रहा हूँ, तो जो मेरा सिस्टम, मेरे लैपटॉप यहाँ पे ऑन हो रहा है, इसमें अभी इक्लिप्स चल रहा है, कई और प्रोसेस चल रहे हैं, बैकग्राउंड में बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं। आपका ये टाइमर चलता है, आपका कुछ मतलब बैकग्राउंड में बहुत सारे प्रोसेस हैं जो चलते रहते हैं, और फ्रंट एंड में भी प्रोसेस चलते रहते हैं। आपने सिस्टम को स्लीप मोड में कर दिया या बंद कर दिया तो सब कुछ बंद हो जाता है। सिस्टम बंद है तो सारी प्रोसेस, चाहे वो फ्रंट एंड का प्रोसेस हो, चाहे वो बैक एंड का प्रोसेस हो, सब कुछ बंद हो जाता है। जैसे स्क्रीन शेवर होता है, टाइमर होता है, ये सब बैक एंड की प्रोसेस होते हैं। अब मान लो कि आपने स्लीप मोड में कर दिया, तो स्लीप मोड में क्या होता है कि आपका फ्रंट एंड की प्रोसेस और बैक एंड के कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो ज़रूरत नहीं होते हैं, वो सब मतलब बंद हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो स्टिल मेमोरी में मतलब चलते रहते हैं, जिनको हम रोक नहीं सकते। स्लीप का मतलब ये होता है वहाँ पे आपकी बैटरी कंज्यूम होती रहती है, मतलब वहाँ पे स्टेट आपकी चेंज हो रही है लगातार, थोड़ा बहुत, कि भाई थोड़ा 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 कभी उस प्रोसेस को मैनेज कर रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर, है ना, CPU यूटिलाइजेशन भी थोड़ा बहुत हो रहा है या जो भी है। इससे आपका लैपटॉप अगर स्लीप मोड में कर देते हो तो कुछ दिन बाद, अगर 2-3 दिन बाद वो डिस्चार्ज भी हो सकता है अगर वो नहीं है, समझ रहे हो। लेकिन मैक्सिमम प्रोसेस तो बंद होते हैं, कुछ बैकएंड के प्रोसेस उस प्रोसेस को मैनेज करने के लिए चलते रहते हैं। लेकिन जब आप हाइबरनेट कर देते हो तो हाइबरनेट का मतलब होता है यार परसिस्टेंसी, स्टेट को मैनेज करना, स्टेट को मैनेज करना, मेंटेन कर लेना। जैसे एक सिंपल सा मतलब है, लैपटॉप में कैसे होगा हाइबरनेट अगर हमने कर दिया। अब जैसे मैंने इसी स्टेट में सिस्टम को हाइबरनेट कर दिया तो होगा क्या कि जिस स्टेट में ये है, जिस स्टेट में बैकएंड में प्रोसेस चल रहे हैं, सब कुछ एज इट इज़ बिल्कुल एकदम बंद हो जाएंगे, एकदम वहीं पे रुक जाएंगे, जहाँ पे है वहाँ पे एकदम बिल्कुल उसी स्टेट को धारण कर लेंगे। मतलब अगर आपने लैपटॉप को हाइबरनेट कर दिया तो ना फ्रंट एंड का कोई प्रोसेस चल रहा है जी, ना बैक एंड का कोई प्रोसेस चल रहा है, कुछ भी नहीं, नथिंग, एकदम सब कुछ बंद। कोई बैकएंड के अंदर जो इंटरनल प्रोसेसिंग वगैरह हो रही थी वो सब भी नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम कुछ भी नहीं, नथिंग, सब एकदम बंद। अपनी स्टेट को बिल्कुल एकदम धारण कर लेना, हाइबरनेट। ये होता है हाइबरनेट का मतलब, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बरसात होता है तो मेढक जो है इधर उधर घूमते रहते हैं, और जब गर्मी होती है तो मेढक जो होते हैं धरती के अंदर, जमीन के अंदर अपने आप को हाइबरनेट कर लेते हैं जी, उसी स्टेट को मैनेज कर लेते हैं जहां पे वो होते हैं, बस वहीं पे एकदम पड़े रह जाते हैं। बरसात होगी तो फिर निकलने शुरू हो जाते हैं। सर मैंने देख लिया सर, वैसे गर्मी में सर मैंने मैडम निकलते हुए देखा है? हाँ सर, कम अभी सर
चल जल्दी में इधर देखी मैंने तो बहुत अपने घर ज़्यादा में गर्मी, देखे। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो नहीं दिखते हैं अभी तो। हाँ मतलब कभी कभी बहुत कम दिखते हैं, मतलब रेयरली दिखते हैं, एक्सेप्शन तो हर जगह है। लेकिन बरसात में बहुत ज़्यादा दिखते हैं ना। हाँ बिल्कुल, ये सारी तो बहुत तो माननी वो पड़ेगी चीज़ बात है, आपकी। तो वो चीज़ है कि भाई वो अपने आप को हाइबरनेट कर लेते हैं, जिस स्टेट में मतलब होते हैं उसी स्टेट को मैनेज कर लेते हैं। तो हाइबरनेट का पर्पस होता है, मतलब लिटरल जो मीनिंग होती है वो स्टेट को मैनेज कर लेना। मतलब इन जनरल डेटाबेस में मैंने डेटा डाला, और जो मैंने डेटाबेस में डाला वो डेटा अगर मैं 20 साल बाद भी ओपन करके सिस्टम को देखूं तो उसमें वही डेटा रहे। दैट इज द मीनिंग ऑफ हाइबरनेट। परसिस्टेंसी, हाइबरनेट इज एक्यूरेट टर्म अगर इसके लिए यूज कर लें तो परसिस्टेंसी। और लैपटॉप में हाइबरनेट का मतलब भी समझ में आ गया आपको, राइट। और जावा के अंदर हाइबरनेट फ्रेमवर्क जो बनाया गया है, इसका पर्पस होता है अगेन, जावा के अंदर एक डिज़ाइन पैटर्न होता है जिसको हम बोलते हैं ORM, ठीक है ना। ये ORM एक डिज़ाइन पैटर्न होता है, उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये हाइबरनेट फ्रेमवर्क बनाया गया है। सो द मेन पर्पस ऑफ हाइबरनेट फ्रेमवर्क टू इम्प्लीमेंट द ORM फंक्शनलिटी। ORM का मतलब होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। हाइबरनेट का पर्पस होता है ORM को इम्प्लीमेंट करना। हाइबरनेट एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो ORM की फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट कराता है, ORM की फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट कराता है। तो ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग मतलब ऑब्जेक्ट को रिलेशनल डेटाबेस में मैप कराना, और ऑब्जेक्ट अगर रिलेशनल डेटाबेस में मैप होगा तो ऑब्जेक्ट की परसिस्टेंसी जरूरी है, इसलिए इस फ्रेमवर्क का नाम है हाइबरनेट फ्रेमवर्क। समझ में आई बात, क्योंकि यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट की परसिस्टेंसी करने वाले हैं। सर परसिस्टेंसी क्या? परसिस्टेंसी का मतलब ऑब्जेक्ट की स्टेट को मैनेज करना, परसिस्टेंसी का मतलब ऑब्जेक्ट की स्टेट को रखना, मेंटेन करना। जैसे एक एम्प्लॉय क्लास है, उसके अंदर एज, नेम, आईडी, सैलरी ये वेरिएबल हैं, तो और उसमें मैंने उस ऑब्जेक्ट में ये वेरिएबल में वैल्यूज डाल दी, और फिर ऑब्जेक्ट को फर्दर मैं निकालूँ तो वही डेटा निकल के आए, या उसको नेटवर्क पे ट्रेवल कराऊं तो वही डेटा निकल के आए। ऐसा ना हो डेटा कुछ और हो जाए, डेटा कुछ बदल जाए, ऐसा नहीं हो। तो वो होती है परसिस्टेंसी। परसिस्टेंसी मतलब ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एंड व्हाट इज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट? और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में स्टेट तो जानते हो ना, डेटा मेंबर, और क्या। और डेटा मेंबर को मेमोरी ऑब्जेक्ट में मिलती है, और ऑब्जेक्ट को मान लो मैं नेटवर्क पे ट्रेवल करा रहा हूँ, प्रोजेक्ट मेरा ओवर द इंटरनेट चल रहा है, तो वो डेटा लॉस ना हो। जब मैं ऑब्जेक्ट को नेटवर्क पे ट्रेवल कराऊं तो इसके लिए हम क्या करते हैं जावा में, नेटवर्क में टर्म में सीरियलाइजेशन करते हैं। आपने पढ़ा भी हो, इनपुट आउटपुट में बताया गया है, ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन, जिससे परसिस्टेंसी मेंटेन होती है। सो यहाँ पे बेसिकली हम अगेन ऑब्जेक्ट्स की स्टेट को मैनेज करेंगे, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड डेटा मैनेज करेंगे। अच्छा, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? अब जरा रिक्वायरमेंट समझते हैं। रिक्वायरमेंट को एक एग्जांपल से समझते हैं। ये देखिए, ये मान लीजिए कि आपका डेटाबेस है, यहाँ चल रहा है, यहाँ पे मान लीजिए आपका डेटाबेस है, राइट। ये डेटाबेस है आपका, ये डेटाबेस यहाँ पे चल रहा है, और ये डेटाबेस है, ओके। कोई भी डेटाबेस, कौन सा? माइस्क्वेल, ओरेकल, माइस्क्वेल या ओरेकल या DB2 या दुनिया का जो भी डेटाबेस है, ये पड़ा हुआ है। डेटाबेस क्या समझता है? डेटाबेस की खुद की भाषा होती है। डेटाबेस की क्या भाषा होती है? व्हाट इज द भाषा ऑफ डेटाबेस? एसक्यूएल समझती है, वेरी गुड। और ये हैं हम जावा के प्रोग्राम्स, जावा के प्रोग्रामर्स। जावा के प्रोग्राम्स लिखता है, और जावा के प्रोग्रामर्स को क्या समझ में आता है? अगर जावा का कोई प्रोग्रामर है, जावा का कोई प्रोग्राम है, उसको क्या समझ में आता है? यहाँ लिख दूं जावा प्रोग्राम? कोडिंग नहीं, कोडिंग तो है ही, कुछ और भी है। स्पेसिफिक चीज बताओ। डेटा बेस, ये डेटाबेस है। यहाँ डेटाबेस है जी, यहाँ जावा का प्रोग्राम है। जावा के प्रोग्राम को समझ में आता है क्लास, ऑब्जेक्ट, और क्या समझ में आता है? कोडिंग। ऑब्जेक्ट समझ में आता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपर हैं भाई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपर हैं हम।
हमें ऑब्जेक्ट समझ में आता है, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म समझ में आता है। तो मान लीजिए कि मैंने अपनी क्लास में एक एम्प्लॉय क्लास, मतलब जावा के प्रोग्राम में एक एम्प्लॉय क्लास बना दी। मान लीजिए उस एम्प्लॉय क्लास के अंदर हमने एम्प्लॉय एज, नेम, आईडी वेरिएबल ले लिया। मान लीजिए मैंने उसकी क्लास को ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट के अंदर वो सारा डेटा चला गया और मैं चाहता हूं कि ऑब्जेक्ट का ये सारा डेटा उठा के इस डेटाबेस में डाल दूं। ऑब्जेक्ट पूरा उठाऊं और उठा के कहां फेंक दूं? डेटाबेस में। सो इट इज पॉसिबल। हाउ इट इज पॉसिबल? आप ये जावा के प्रोग्राम में हमेशा ऑब्जेक्ट से डील करते हो और ऑब्जेक्ट्स का सारा डेटा डेटाबेस में चला जाए, कैसे पॉसिबल है, कैसे संभव है? एक जावा के प्रोग्राम का कोई भी ऑब्जेक्ट कभी डेटाबेस में स्टोर करके देखा आपने? कोई ऑब्जेक्ट डेटाबेस में स्टोर होता है डायरेक्टली इस तरह से? नहीं हो सकता जी, सॉरी। ऑब्जेक्ट डेटाबेस में स्टोर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डेटाबेस की अपनी लैंग्वेज है, डेटाबेस को अपना खुद समझ में आता है। क्या? एसक्यूएल। हाँ, डेटाबेस किस टाइप का है वो मैटर करता है। देखिए, डेटाबेस की कैटेगरी होती है डीबीएमएस, आरडीबीएमएस, है ना, ओडीबीएमएस। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस होते हैं उनको ऑब्जेक्ट ही समझ में आ जाता है डायरेक्टली। तो आजकल के सारे डेटाबेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही आ रहे हैं भाई। लेकिन ऑब्जेक्ट्स, मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को उठा के डायरेक्ट डेटाबेस में डालूं और वो डेटाबेस वो ऑब्जेक्ट ही रिसीव कर ले। यार कैसे हो सकता है? यानी कि ऑब्जेक्ट को रिलेशनल डेटाबेस से मैप कराना चाहता हूं मैं। दैट इज नथिंग बट दैट इज कॉल्ड व्हाट? ORM करना चाहता हूं मैं। ORM करना चाहता हूं, ऑब्जेक्ट को रिलेशनल डेटाबेस से मैप कराना चाहता हूं। अब समझे? अब समझे पर्पज हमारा क्या है? ORM पर्पज हमारा समझे कि हम ऑब्जेक्ट को, अपनी क्लास की एक ऑब्जेक्ट से डेटा निकालेंगे, डेटाबेस में मैनेज करें। तो कैसे करेंगे? ये हमने, हमारा क्लास है, क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, यहां से डेटा उठाया और डेटाबेस में मैनेज कर दिया, स्टोर कर दिया। ORM ऑब्जेक्ट को, इस कंसेप्ट को मतलब ORM बोला जाता है अगर आप ऐसा करोगे तो। और इस पैटर्न को ORM डिजाइन पैटर्न बोला जाता है। तो यार इस काम को करने के लिए हम खुद भी ऐसा कर सकते हैं। डेटाबेस तो ऐसा कर नहीं सकती है। जावा के प्रोग्राम से ऑब्जेक्ट उठाएगी, डेटाबेस में स्टोर हो सकती है। हो सकता हो ऐसा डेटाबेस में कोई मैकेनिज्म हो भी, तो उसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा क्या मैकेनिज्म होता है जो ऑब्जेक्ट ही रिसीव करने लगे और हम ऑब्जेक्ट, हमारा डेटाबेस हैंडल करने लगे और ऑब्जेक्ट ही फर्दर रिटर्न कर दे, ऑब्जेक्ट ही ले और ऑब्जेक्ट ही दे। ऐसा कर सकते हैं हम डेटाबेस में। उसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन उस कंसेप्ट को ORM बोला गया और ORM को हम अलग से बना सकते हैं, अपने कोडिंग से भी कर सकते हैं। और अपने कोडिंग से करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, पैसा ज़्यादा लगेगा, एफर्ट ज़्यादा लगेगा, मेहनत ज़्यादा लगेगा, कॉम्प्लेक्सिटी होगी, उसको हमें टेस्ट करना पड़ेगा सही है या गलत है जो हमने बनाया पूरा चीज़। इसी काम को एक फ्रेमवर्क ने कर रखा है जिस फ्रेमवर्क का नाम है हाइबरनेट फ्रेमवर्क। सो हाइबरनेट जो फ्रेमवर्क है वो ORM पैटर्न को इम्प्लीमेंट करता है और कहता है जी कि आप अपने जावा के प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट उठा के मुझे दे दो और मैं उस ऑब्जेक्ट को आपके रिलेशनल डेटाबेस में मैप कर दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। यानी कि हाइबरनेट ORM फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करने का एक तरीका है। ORM को इम्प्लीमेंट करने का तरीका है, ORM डिज़ाइन पैटर्न को इम्प्लीमेंट करने का तरीका है, नॉट फ्रेमवर्क। डिज़ाइन पैटर्न को, ORM एक डिज़ाइन पैटर्न, और डिज़ाइन पैटर्न तो जानते ही क्या होता है, सिंगलटन भी पढ़ा है आपने, फैक्ट्री भी पढ़ा है, डाओ भी पढ़ा है। सो वो डिज़ाइन पैटर्न, और डिज़ाइन पैटर्न मतलब काम करने का एक तरीका होता है और कुछ नहीं। ORM कहता है आप अपने क्लास के एक ऑब्जेक्ट ले आइए और मुझे दे दीजिए, मैं डेटाबेस में स्टोर कर लूँगा। दैट इज़ ORM। ORM को हम खुद भी बना सकते हैं और हाइबरनेट खुद भी करती है। तो हाइबरनेट की, अगर हाइबरनेट फ्रेमवर्क की अगर डेफिनेशन की बात करा जाए तो हाइबरनेट को क्या बोलोगे? हाइबरनेट एक ORM बेस्ड फ्रेमवर्क है। ORM डिजाइन पैटर्न को इंप्लीमेंट करने वाला फ्रेमवर्क है। ORM बेस्ड फ्रेमवर्क केवल हाइबरनेट ही नहीं है, माइबटीज है, आईबटीज है, टॉप लिंक है, JPA है, ऐसे बहुत सारे फ्रेमवर्क है मार्केट में जो ORM को इम्प्लीमेंट करते हैं। ORM को कोई भी इम्प्लीमेंट कर सकता है। ORM कोई जावा की अपनी कोई पर्सनल राइट्स नहीं है। ये .NET में भी होता है। .NET के अंदर ORM को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई कंसेप्ट होता है, शायद लिंक्यू करके कंसेप्ट होता है, वहाँ पे वो यूज करते हैं। तो हर टेक्नोलॉजी अपना ORM अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट करती है, अपने हिसाब से बनाती है, यूज करती है।
ORM को कोई भी अपने हिसाब से इंप्लीमेंट करा सकता है। क्लियर है? अभी इतना क्लियर है? आपने कहा सर ऐसा हो पाएगा क्या कि हम जावा की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे? मतलब ऐसे समझ लो कि डेटाबेस क्या समझता है? एसक्यूएल समझता है ना। डेटाबेस अगर एसक्यूएल समझता है तो डेटाबेस को एसक्यूएल क्वेरी लिखनी पड़ेगी, और जावा के डेवलपर की कई बार हमने देखा है कि उसको एसक्यूएल क्वेरी लिखनी नहीं आती है जी। उसका एसक्यूएल क्वेरी बहुत वीक होता है, इंसर्ट लिख देता है, अपडेट लिख देता है, कॉम्प्लेक्स क्वेरीज नहीं चला पाता है, ज्वाइन ऑपरेशन नहीं चला पाता है, एक एक रिकॉर्ड लेके आना है या 2 टेबल को ज्वाइन कराना है, वहां पे दिक्कत हो जाती है। तो जावा के क्रिएटर्स ने सोचा क्यों ना हम एक काम करें, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएं जिसमें हम अपनी क्लास को ऑब्जेक्ट बना के किसी टेक्नोलॉजी को दें और वो अपने आप उस क्लास के ऑब्जेक्ट से जो करना है वो कर दे। जैसे एक मेथड बना के दे दें हम जिसका नाम हो इंसर्ट, और हम ऑब्जेक्ट बनाएं और हाइबरनेट को दे दें, यानी कि फ्रेमवर्क को दे दें। इंसर्ट नाम का एक मेथड बनाएं और अपने ऑब्जेक्ट को दे दें, बस वो अपने आप एसक्यूएल क्वेरी जनरेट करे और डेटाबेस में स्टोर कर दे। यार ये तो बड़ा अजीब चीज हो जाएगी। इसी तरह से अपडेट, इसी तरह से डिलीट यानी कि ऑब्जेक्ट दे देंगे, ऑब्जेक्ट्स के अपने आप ऑब्जेक्ट्स की आईडी के भी आप पे डिलीट भी हो जाएगा। यार ऐसे कैसे हो सकता है? हाउ इट इज पॉसिबल? सोचो जरा, दिमाग लगाओ, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या आप ऐसा कर सकते हो? आपको अगर किसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना के दे दिया जाए और ऑब्जेक्ट्स किसी मेथड में पास करा दिया जाए और कहा जाए जी आप अपने बाप उस मेथड का कॉल करके आप अपना डेटाबेस जो है डेटा स्टोर करा सकते हो, डेटाबेस में डेटा स्टोर करा सकते हो, तो आपको लॉजिक लिखना पड़ेगा, उसके लिए आपको उसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा, फिर क्वेश्चन ये आता है सर हाँ बोलिए, आप ही बोल लीजिए। सर जैसे हम उसमें करते थे वो डाउ में, बिल्कुल उसी तरह से एक मिलता जुलता, उसी तरह से मिलता जुलता, क्योंकि हाँ, डाओ में भी तो ऑब्जेक्ट ही पास करते थे बिन का। हाँ सर, फिर उसमें से डाटा निकाल लेते थे और डेटाबेस फिर कनेक्शन उसमें ले कर लेते थे देते। और डेटा स्टोर कर लेते। बिल्कुल सही कह रहे हो, यस बिल्कुल वही है, डाओ ही है, सही एकदम, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। उसी तरह से कुछ करना है, वही काम करना है, बिल्कुल सही कह रहे हो। वो डाओ आपको बनाना पड़ता था ना, यस सर। वो इंसर्ट क्वेरी आपको लिखनी पड़ती थी ना पूरी। हाँ सर, पूरा कनेक्शन लाना पड़ता था उसका। अब आप ये समझ लो कि हाइबरनेट में आपको वो कुछ भी नहीं करना है, नथिंग करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। वो सारा काम बस आपको बस वो पास करने वाला जो बीन का ऑब्जेक्ट बना के डाउ में जो आप पास कर रहे थे ना ऑब्जेक्ट, बस उतना ही करना है आपको। यस सर। वो उतना ही करना है आपको, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। सोचो कितना आसान हो जाएगा काम। बाकी काम हाइबरनेट कर देगा, बाकी का काम हाइबरनेट खुद ही कर देगा। आपने किया है कभी काम अमन? सर थोड़ा बहुत किया है सर, यही पता है बस ये कि ऑब्जेक्ट ले लेता है, स्टोर कर देता है, और ज्यादा नहीं पता इसके बारे में। ऑब्जेक्ट लेता है स्टोर कर देता है, ओके हाँ ठीक है। तो चलो ठीक है, ऑब्जेक्ट लेता है स्टोर कर देता है, तो फिर क्यों भाई, क्यों कर रहे हैं ऐसा काम? ये काम करने से फायदा क्या होगा बताइए जरा। इंटरव्यू में गए, इंटरव्यू ने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज ORM, व्हाट इज हाइबरनेट। आपने कह दिया हाइबरनेट एक ORM बेस्ड फ्रेमवर्क है जिसका काम होता है जावा के प्रोग्राम से ऑब्जेक्ट लेना और डेटाबेस में स्टोर कर देना, फेच कर लेना, डिलीट कर देना वगैरह। उसने कहा क्यों? क्या सर उसके लिए क्योंकि जावा के डेवलपर्स की जो है ना एसक्यूएल क्वेरी थोड़ी वीक होती है, वो क्वेरी वेरी लिखेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो जावा के प्रोग्राम से ऑब्जेक्ट उठा के उसको डाल देंगे, वो अपने आप क्वेरी जनरेट करेगा, सारा काम खुद ही कर देगा और डेटाबेस में स्टोर कर देगा, मतलब खुद ही सारा काम कर देगा। मैंने कहा अच्छा, इस काम के लिए बनाया गया हाइबरनेट, ये तो ऐसा कोई पर्पज़ हो नहीं सकता था। अगर ऐसा है कि भाई केवल इतना ही काम है, मैंने आपको एक वर्ड यूज़ करा है, फ्रेमवर्क्स दुनिया में जो भी बनाए जाते हैं वो प्रोजेक्ट्स को मेंटेन करने के लिए, मेंटेनेंस ईजी करने के लिए बनाए जाते हैं, बताया ना मैंने। अब देखो, अब आप ट्रेडिशनल JDBC प्रोजेक्ट में बात कर लो, जो आप अभी तक करते आ रहे हो। आप लोगों ने अभी तक अपना कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट बनाया, लॉगिन रजिस्ट्रेशन बनाया ना? तो जो छोटा मोटा आपने एप्लीकेशन बनाया उसमें डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड लिखा, कौन सा डेटाबेस यूज करा? MySQL डेटाबेस यूज करा। MySQL के लिए क्वेरी वेरी लिख दी, 2-4 पेज है। मान लो आपके प्रोजेक्ट में 100 पेज होते तो कनेक्शन आपने एक जगह बना के रख लिया है। इंसर्ट क्वेरी 100 जगह लिखी गई होती, 100 जगह लिखी गई होगी ना, इंसर्ट अपडेट डिलीट वगैरह वगैरह लिखी गई होगी ना। अगर आपके पास 100 सर्वेड JSP पेजेस होंगे तो 100 सर्वेड JSP पेजेस में इंसर्ट अपडेट डिलीट की क्वेरी लिखी गई होगी ना कहीं न कहीं। हाँ सर। ओके ठीक है, चलिए
आपने MySQL से प्रोजेक्ट बना हुआ था, सब कुछ सही था, एकदम बढ़िया था, परफेक्ट तरीके से सारा चीज़ चल रहा था। अब हुआ क्या, अचानक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आ गई, जी मुझे डेटाबेस चेंज करके दो, मुझे MySQL नहीं चाहिए, मुझे तो Oracle चाहिए, मुझे तो DB2 चाहिए, मुझे तो कोई और डेटाबेस चाहिए जी। हाँ भाई, क्लाइंट पैसा दे रहा है तो हमें काम करना ही करना है। फिर क्या करोगे, 1000 पेजेस में, 100 पेजेस में, 100 पेजेस तो ठीक है, 1000 पेज अगर होंगे तो 1000 पेजेस में जाके वो अब आप लॉजिक चेंज करोगे। आपने कहा लॉजिक क्यों चेंज करेंगे सर, ओनली ड्राइवर का नाम चेंज कर देंगे, कनेक्शन चेंज कर देंगे, है बोलो भाई, ड्राइवर का नाम चेंज कर देंगे, कनेक्शन चेंज कर देंगे, URL यूज़र नेम पासवर्ड चेंज कर देंगे, ओनली कनेक्शन प्रोवाइडर वाली क्लास चेंज कर देंगे तो काम बन जाएगा। सही बात है ना? नहीं सर, क्यों नहीं सही बात है? वो सर वो क्वेरी भी तो वेरी होती है ना उसके डाटाबेस के हिसाब से। एग्जैक्टली, क्वेरी वेरी होती है डेटाबेस टू डेटाबेस। MySQL की अलग होती है, Oracle की अलग होती है, कहीं कुछ और होती है, कहीं कुछ और होती है। थोड़ा बहुत सिंटैक्स वेरी होता है, थोड़ा भी सिंटैक्स होता है, एक ही लाइन का सिंटैक्स अगर चेंज होता है तो वो बहुत बड़ा कॉज कर देगा, प्रोजेक्ट में चलने ही नहीं देगा वो। यही सबसे बड़ी समस्या थी। दिस इज द बिगेस्ट इशू, दिस इज द बिगेस्ट इशू। इससे इसका मतलब ये हो गया कि आपका प्रोजेक्ट टाइटली कपल्ड हो गया, आपका प्रोजेक्ट की टाइट कपलिंग हो गई उस पर्टिकुलर डेटाबेस से। जिस डेटाबेस से उसकी टाइट कपलिंग हो गई उसकी स्पेसिफिक बन गया वो। सर समझ गए। यस सर। दैट इज कॉल्ड टाइटली कपल्ड प्रोजेक्ट। कल को डेटाबेस चेंज करना होगा तो फिर कैसे कर पाओगे, डेटाबेस चेंज करने में दिक्कत है। और यही सबसे बड़ा समस्या था किसका, देखो ये जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं ना, ये चेंज होते रहते हैं प्रोजेक्ट लेवल पे। अब ये जो रिक्वायरमेंट्स ऐसे डे बाय डे चेंज होते रहते हैं, फिर इस पे कैसे काम करोगे आप? भाई ये जो मैं आपको बात अभी बता रहा हूँ कि डेटाबेस वाला जो कंसेप्ट अभी बता रहा हूँ कि आज एक डेटाबेस आप यूज कर रहे थे, कल को दूसरा डेटाबेस आएगा तो 1000 पेजेस पे चेंज करना, क्या ये सही रहेगा? चेंज कर भी लोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट टाइम ज़्यादा लग जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए हम ऐसा बोलते हैं, इसलिए हाइबरनेट वाले बोलते हैं, ORM के क्रिएटर बोलते हैं नहीं जी ये तो प्रोजेक्ट उसकी स्पेसिफिक हो गई, टाइटली कपल्ड हो गई। कुछ ऐसा एक इंटेलिजेंस बनाओ, कुछ ऐसा एक पावर बनाओ जिस पावर को हम अपने डेटाबेस का नाम दे बस, है ना, और वो डेटाबेस की क्वेरी अपने आप जनरेट कर दे। वो हाइबरनेट का पावर है, वो हाइबरनेट का पावर है। हाइबरनेट, अब वही प्रोजेक्ट हम हाइबरनेट से बनाएंगे, सेम प्रोजेक्ट को सब कुछ वही करेंगे, डेटाबेस कनेक्शन भी वैसे ही बनेगा, क्योंकि यहाँ से SQL क्वेरी लिखनी नहीं है, डेटाबेस का नाम दे देना है, मेथड्स चलाने हैं, ऑब्जेक्ट्स और मेथड्स चलाने हैं बस। वो मेथड्स अपने आप जब क्वेरी जनरेट करेगी वो आपके डेटाबेस को चेक कर लेगी, और रन टाइम पे अपने आप चेक करेगी डेटाबेस कौन है, Oracle के हिसाब से क्वेरी जी लो, MySQL उसके हिसाब से जी क्वेरी ले लो, बात खत्म। एक जगह एक कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने से पूरे प्रोजेक्ट में सारा चेंजेस हो जाएगा जहाँ जहाँ आपको चेंज करना है, और डेवलपमेंट सिंप्लीफाई तो होगा ही होगा। और अगर देखा जाए तो हाइबरनेट ORM बेस्ड फ्रेमवर्क है जो इंटरनली JDBC को यूज करती है। ये JDBC के ऊपर रैपर है, JDBC के ऊपर एक लेयर चढ़ा दिया गया है, एक कवरिंग कर दी गई है, एक पन्नी चढ़ा दी गई है, और वो हाइबरनेट इज़ अ रैपर ऑन द JDBC। इसके ऊपर रैपर है। आप हाइबरनेट काम करोगे इंटरनली पूरी JDBC ही चलेगी। आपको क्या लग रहा है कि आप अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बना के किसी मेथड को दे दोगे और मेथड ऐसे ही हवा में डेटाबेस में डाल देगा? नहीं जी, वो उसके लिए पूरा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट चलाएगा, वो उसके लिए पूरा इंसर्ट क्वेरी चलाएगा, वो सारा काम खुद ही करेगा, हमें कुछ भी नहीं करना है, वो सारा काम इंटरनली खुद ही करेगा। तो फिर क्वेश्चन ये है कि जब हाइबरनेट JDBC के ऊपर रैपर है, हाइबरनेट JDBC के ऊपर अगर रैपर है, यानी कि JDBC से जब हम डायरेक्ट अप्रोच हमारा था, JDBC से हम सारा काम कर ही पा रहे थे, तो हम यहाँ पे काम क्यों करें? है ना क्वेश्चन, है ना? बोलिए। जी सर। तो भाई JDBC से जब हमारा काम हो ही जा रहा था तो हाइबरनेट से काम क्यों करें? जब हाइबरनेट JDBC के ऊपर रैपर ही है तो क्यों करें भाई? बता सकते हो रीज़न?
सर वो काम सर आसान करता है ना, मेंटेन कर रहा काम। जावा का प्रोग्राम जेडीबीसी डायरेक्ट अप्रोच हो गया, और जावा का प्रोग्राम हाइबरनेट, हाइबरनेट से जेडीबीसी फिर डेटाबेस, ये इनडायरेक्ट अप्रोच हो गया। जब हमारे पास किसी बंदे से, जैसे मान लो कि मुझे मिलना है सलमान खान से, सलमान खान से मिलने का मेरा डायरेक्ट अप्रोच है, मैं उनको कॉल करूंगा, वो फ़ोन उठा लेंगे। तो जब डायरेक्ट अप्रोच मेरे पास उनसे है, तो मैं उनके पीए से जाके क्यों बोलूं कि सर ज़रा मेरा मीटिंग अरेंज करवा दो? क्यों बोलूंगा मैं? इनडायरेक्टली क्यों जाऊंगा? जब मेरे पास डायरेक्ट अप्रोच है, जेडीबीसी इज द डायरेक्ट अप्रोच डेटाबेस पर जाने के लिए, तो हाइबरनेट इज इनडायरेक्ट अप्रोच, क्योंकि हमारा प्रोग्राम हाइबरनेट के पास जाएगा, हाइबरनेट जेडीबीसी को कॉल करेगी, फिर हम डेटाबेस पे जाएंगे, वो इनडायरेक्ट अप्रोच हो गया। तो क्यों जाएं जी? है ना क्वेश्चन? तो ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर सर यही है जो मैंने अभी आपको पहले आंसर दिया कि सर वो इनडायरेक्ट अप्रोच भले ही है हाइबरनेट, लेकिन प्रोजेक्ट को जब मेंटेनेंस की बात आती है, बाद में चेंज करने की बात आती है, तो जेडीबीसी में वो समस्या आ जाती है कि जेडीबीसी में जो क्वेरीज एसक्यूएल लिखते हो वो डेटाबेस स्पेसिफिक होती है। आज डेटाबेस कुछ और यूज़ कर रहे हो, कल को डेटाबेस कुछ और होगा, तो आपको हर जगह जाके चेंज मारना पड़ जाएगा ना। एसक्यूएल क्वेरीज वो टाइटली कपल्ड हो जाता है, ये लूजली कपल्ड बनाता है एप्लीकेशन, प्रोजेक्ट को मेंटेनेंस ईजी कर देता है, एसक्यूएल क्वेरी लिखना ही नहीं पड़ेगा जी। अगर आपको बहुत ज़्यादा मन कर दे तो हाइबरनेट अपना खुद का क्वेरी लैंग्वेज बना चुका है जिसका नाम है HQL, हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज, उसको यूज कर लीजिए जी, ठीक है। और अगर ज़्यादा क्राइटेरिया फॉलो करना है तो HCQL फॉलो कर लो, जिसको बोलते हैं हाइबरनेट क्राइटेरिया क्वेरी लैंग्वेज, वो भी फॉलो कर लो। रो के हिसाब से डेटा निकालना, प्रोजेक्शन यूज कर लीजिए जी। बहुत सारे अप्रोचेस हैं यहाँ, बहुत सारे चीज़ें हैं जिससे हमारा काम आसान होगा। ठीक, ORM बेस्ड डिज़ाइन पैटर्न है, ORM पैटर्न को फॉलो करता है, ठीक है। इसको जरा हम समझेंगे, अभी आगे चीज़ें समझ में आएंगी। ORM का मतलब समझ में आ गया क्या होता है? ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, ये डिज़ाइन पैटर्न होता है। ORM डिज़ाइन पैटर्न कहता है कि जावा के प्रोग्राम से एक ऑब्जेक्ट निकालो और डेटाबेस में मैनेज कर दो, स्टोर कर लो डायरेक्टली, नो एसक्यूएल क्वेरी, कुछ भी नहीं, नथिंग। बोलो भाई, क्लियर है? यस सर। यस सर। अब अगर मैं ये ORM खुद का बनाना चाहता हूँ, मतलब बिना ORM टूल का यूज करे, बिना ORM टूल का यूज करके अगर विदाउट ORM मैं काम करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा? फाइल में जाऊँगा, न्यू में जाके एक सिंपल कोर जावा का प्रोजेक्ट बनाना है हमें, एक जावा प्रोजेक्ट बनाना है। ये जावा प्रोजेक्ट बना लिया और इस प्रोजेक्ट का नाम दे दिया हमने विदाउट ORM, WITHOUT, विदाउट ORM। विदाउट ORM मतलब बिना ORM टूल का यूज करे। और मैं खुद का ORM बनाऊंगा और मैं चाहता हूं कि मेरे क्लास का एक ऑब्जेक्ट डेटाबेस में स्टोर हो जाए, तो कैसे कराएंगे? इसको मैंने क्या कर लिया, प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, फिनिश हो गया विदाउट ORM वाला। अब देखिए मुझे करना क्या है। करना यह है कि सबसे पहले एक क्लास बनाएंगे जिसका ऑब्जेक्ट हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे। क्या क्या हम बनाएंगे मैंने पहले वो बता देता हूँ। एक एम्प्लॉय क्लास बनाएंगे, एम्प्लॉय क्लास में नेम, एज, ID ले लेंगे और उसका डेटा डेटाबेस में स्टोर कराना है, तो मुझे एक कनेक्शन प्रोवाइडर बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। कनेक्शन तो चाहिए, कनेक्शन प्रोवाइडर क्रिएट कर लिया, कनेक्शन प्रोवाइडर डॉट जावा हो गया, एम्प्लॉय डॉट जावा हो गया। एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट डेटाबेस में स्टोर करना है, कनेक्शन प्रोवाइडर हो गया। उसके बाद क्या बनाएंगे हम जी? हाँ, उसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पे कनेक्शन प्रोवाइडर हो गई, एम्प्लॉय हो गया, कोई बीन बना देंगे, EMP बीन बना देंगे, EMP बीन डॉट जावा क्रिएट कर लेंगे, बीन के ऑब्जर्व में डेटा सेट कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे, हमने लिख दिया जिसका नाम ऑपरेशन, OPERAT, ऑपरेशन डॉट जावा करके एक क्लास बना दी। इस ऑपरेशन डॉट जावा क्लास में हम क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे। ये समझ लो कि ये डाव वाली क्लास है, समझ रहे हो, ये डाव वाली क्लास है और कुछ नहीं है। इसके अंदर एक मेथड बनाएंगे जिसका नाम रख देंगे इंसर्ट, ठीक। और इस इंसर्ट मेथड में EMP का ऑब्जेक्ट रिसीव कर लेंगे, बस इसके अंदर इंसर्ट की क्वेरी लिख देंगे। और अगर ये सारा काम हम खुद ही कर रहे हैं तो ये विदाउट ORM हो गया, बिना ORM टूल का यूज करें हम ये करेंगे। तो ये प्रोग्राम तो बना सकते हो आप लोग, बोलो। यस सर। बना के दिखाओ फटाफट।